आखिर क्यों एक स्त्री की ना को भी हाँ माना जाता है और वही स्त्री जब डायरेक्ट हाँ कह देती है तो उसे कैरेक्टर लेस समझ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BGDG 172 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा जेंडर और लैंगिकताएं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि समाज में वैसे तो दो लिंग होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, लेकिन फिर स्त्रियों को ही इतनी पाबंदियाँ क्यों? आखिर क्यों उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर समाज में एक आम संकल्पना बन चुकी है कि अगर स्त्री धन है और अगर उसे समाज में खुले तौर पर जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो आखिर क्यों किसी का सम्मान पर ठेस पहुंचती है। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर इस चैप्टर में मिलने वाला है। आज जो हमारी जो सामाजिक संरचनाएं, आज समाज में जो रीति रिवाज बना दिए गए हैं स्त्रियों के लिए, आखिर वो क्यों बनाए गए? आखिर आज भी समाज में दो लोग जो एक जैसी विचारधाराएं रखते हों, एक ही लिंग के प्रति आकर्षण रखते हों, उन्हें आज भी समाज में खुले रूप से क्यों नहीं जीने दीजिए दिया जा रहा है। आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दौरान भारत में ये मुद्दा बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में ये मुद्दा चला गया है। क्या समलैंगिक विवाह होने चाहिए? इन सभी मुद्दों पर इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी, यानी कि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। तो देखो, चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है और जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि आखिर लैंगिकता है क्या, सेक्सुअलिटी क्या है। तो देखो, जब आप डेली रूटीन में अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको जीवन भर सुनने को मिलेंगे। जैसे कि लिंग क्या है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, जिसमें हमने पढ़ा था जो सेक्स होता है यानी कि जो लिंग होता है वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्रिया है जो कि जन्म से ही आधारित होता है, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। जबकि जेंडर की बात करें तो जेंडर समाज द्वारा निर्मित होता है। वो हमारी आदतों के माध्यम से होता है कि एक स्त्री को यही कलर पसंद होगा, एक स्त्री को यही स्वाद पसंद होगा, जबकि एक पुरुष को ये कलर पसंद होगा, एक पुरुष की आक्रामकता वाले भाव होंगे, जबकि एक स्त्री की जो आवाज़ है वो मीठी होगी। कुछ इस टाइप की चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करी थी। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को ज़रूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, जो जेंडर जैसे शब्द हैं, लिंग जैसे शब्द हैं, या फिर किसी एक लिंग का दूसरे लिंग के प्रति जो आकर्षण है या फिर झुकाव है, जैसे स्त्री का झुकाव पुरुषों की ओर, पुरुषों का झुकाव स्त्रियों की ओर होता है। इसके अलावा इंजॉयमेंट यानी कि आनंद, अंतरंगता यानी कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध, और प्रजनन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको डेली रूटीन की लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर सुनने को मिलेंगे और ये हमारे जीवन का किसी ना किसी रूप में हिस्सा भी रहते हैं। जैसे कि एक सामान्य जेंडर से हम होंगे, या तो स्त्री होंगे या पुरुष होंगे या अन्य। इसके अलावा हमारा किसी एक लिंग के प्रति अलग से झुकाव होगा। कोई पुरुष स्त्री के प्रति झुकाव रखता होगा, कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति झुकाव रखती होगी। इसके अलावा हर एक बंदा इन्जॉयमेंट के लिए ही अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई बंदा किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्यों? ताकि उसके पास अच्छा खासा पैसा हो और वो आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को आनंदमय रूप से जीवन जी सके। अंतरंगता जो कि एक दूसरे से शारीरिक संबंधों की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ में चलती रहती हैं। तो ऐसे में जो लैंगिकता है, जो विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विश्वास हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जो मूल्य हैं, जो व्यवहार हैं, हर चीज़ में झलकती है। यानी कि एक स्त्री की इच्छा क्या होगी, एक पुरुष की इच्छा क्या होगी, ये भी समाज ने निर्धारित कर दिया है। एक स्त्री किस प्रकार के खाना खाएगी, एक पुरुष किस प्रकार के खाना खाएगा, ये भी समाज ने निर्धारित कर दिया है। एक स्त्री की कल्पनाओं में क्या होना चाहिए और एक पुरुष की कल्पनाओं में क्या करना चाहिए, ये भी समाज ने निर्धारित कर दिया है। तो ऐसे में सेक्सुअलिटी जैसा जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंधों तक ही नहीं बल्कि मन की इच्छाओं तक चला जाता है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखी है। तो लैंगिकता की बात की जाए तो ये जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिकता, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक हर पहलू से प्रभावित होती है। यानी जो सेक्सुअलिटी है ये ना सिर्फ जीव विज्ञान बल्कि मनोविज्ञान और समाज के जितने भी पहलू होते हैं हर चीज़ से प्रभावित होती है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे ज़रूर बताना। मैं एग्जाम्पल पढ़ने जा रहा हूँ, एक केस स्टडी पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखो, केस स्टडी में एक लड़की है अनुपमा। उस अनुपमा की केस स्टडी बताई जा रही है कि उसे भोजन पसंद है, जो कि हर एक मनुष्य को पसंद होता है। कहती है, अनुपमा कहती है, मुझे ना भोजन पसंद है, फिर भी मुझे ये बताना पाना बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे पसंद है। कहती है, फिर भी अगर मुझे बताना ही हो तो मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब देखो, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जा रहा है कि सोसाइटी में ये मान लें, देखो पुरुष भी गोलगप्पे खाते होंगे, लेकिन पता है क्या है, महिलाओं की पहचान बन चुकी है ये
क्या कि हाँ भाई गोलगप्पे कौन पर खाते होंगे, महिलाएं ही खाती होंगी। और इस केस स्टडी में यही दिखाया जा रहा है कि खाने की मेरी पसंदीदा चीज़ों में गोलगप्पे सबसे ऊपर हैं। कह रहा आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी गोलगप्पे खाए होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा, जिन्होंने गोलगप्पे नहीं खाए होंगे उसके लिए वो बता देती है कि गोलगप्पे भुने हुए आटे की गोलियां होते हैं। इसमें उबले हुए काबुली चने, उबले हुए आलू के गूदे और मसालेदार चीज़ें भरी होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो कहेगी कि उसे चिकन बिरयानी, यानी कि वैसे तो गोलगप्पे खाती है अनुपमा, लेकिन उसे चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब वो बच्ची थी तो उसे मांसाहार खाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि जब वो छोटी थी तो उसे मांसाहारी खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। उसके 2 भाई थे और उसके एक पिता थे जो कि मांस खाते थे। लेकिन उसकी माँ मांस नहीं खाती थी और वो अपनी लड़की को भी यही सिखाती थी कि बेटा तुझे भी मांस नहीं खाना है। जबकि अनुपमा क्षत्रिय परिवार से है और क्षत्रिय परिवार में मांस खाने पर कोई रोक नहीं है। इवन उसकी माँ घर में ही मांस पकाती थी, लेकिन वो खुद ही नहीं खाती थी और ना ही वो अपनी बेटी को खाने देती थी। जिसकी वजह से अनुपमा कई बार बहुत क्रोधित हुई, बहुत आक्रोशित हुई, कई बार उसने विरोध किया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर अनुपमा ने पढ़ाई लिखाई करी और उसे एक नौकरी मिल गई और वो लखनऊ रहने के लिए गई। उस समय उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। तो वहाँ पर जाते ही उसने सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए उसे रोक टोक होती थी। उसने मांस खाना शुरू करा। उसने अपनी एक सहेली बनाई और सहेली का नाम पता है क्या था? पुष्पा। वह बहुत ही सुंदर खाना पकाती थी पुष्पा, और खास तौर पर उसके बनाए गए चिकन कोरमे की बात की जाए तो अनुपमा को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा बनाया गया चिकन कोरमा पूरी दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है। इवन अनुपमा को ना तंदूरी चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे ना बिल्कुल सूखी सी लगती है, स्वादहीन सी लगती है। और वो अनुपमा कह रही है कि क्यों आखिर लोग तंदूरी चिकन के दीवाने होंगे, उसे नहीं पता। इसके अलावा आगे बताती है वो ब्रेन करी भी खाती है, कह रही है उसे वो जाने पहचाने जैसा स्वाद लगता है। तो ये केस स्टडी पूरी की पूरी क्या बताती है? तो ये केस स्टडी पूरी पूरी ये बताती है, जो कि यहाँ प्रश्न उठते हैं इस केस स्टडी से, कि भोजन में जो स्वाद है ना, भोजन में जो स्वाद है, ये भी जेंडर के आधार पर बांट दिया गया है कि पुरुष किन चीज़ों को खाएगा और स्त्री किस चीज़ों को खाएगी। भोजन के स्वाद में जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म सब दिखाई देता है। क्योंकि जब आप शाकाहारी की बात करोगे तो आपका ध्यान केवल हिंदुओं पर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मांस नहीं खाते होंगे। लेकिन जब आप मांसाहारी की बात करोगे तो वो मुस्लिम से भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वेजिटेरियन नहीं होंगे, मुस्लिम भी वेजिटेरियन होते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि भोजन में जो स्वाद है वो जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि जेंडर के कारण अनुपमा अपने घर पर मांस नहीं खा सकती थी, जबकि उसके भाई और पिता खा सकते थे। और हो सकता था अगर वो ब्राह्मण होते तो संभवतः वो मांसाहारी ना होते। इसलिए वहाँ पर क्षत्रिय जो उनकी जाति दिखाई गई केस स्टडी में, वो जाति भी दिखाई गई। अनुपमा ने मांसाहार 25 साल की उम्र में शुरू किया। तो ये हम सब चीज़ें कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का व्यापक मस्तिष्क हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें खाना खाना चाहता हो, उसकी बहुत सारी फीलिंग हो, बहुत सारे इमोशंस हो, लेकिन समाज उन फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल कर देता है। ऐसे में इसकी एक पॉजिटिव आयाम बनता है और एक निगेटिव आयाम बनता है। कह रहा है अनुपमा को भोजन तो पसंद है, भोजन के लिए उसके आनंद का स्रोत और खोजबीन की चीज़ भी रहा है। वो जहाँ जा रही है सबसे पहले खाने की चीज़ों पर ही अट्रैक्ट हो रही है। एक लड़की के रूप में अनुपमा इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि भाई मैं एक लड़की हूँ तो इसमें मुझे मांस क्यों नहीं खाने दिया जा रहा है। ये उसके साथ एक भेदभाव जैसा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से केस स्टडी के माध्यम से एक छोटा सा भेदभाव दिखाया जा रहा है। जबकि समाज में बहुत से प्रश्न हैं जिन पर उत्तर देगी ये वाली पूरी की पूरी किताब। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके ना एक एक चैप्टर को पढ़ना, एक एक चैप्टर को सुनना, इवन अगर आप गर्ल्स हैं तो खास तौर पर। आगे देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊपर की केस स्टडी से आखिर आपको लैंगिकता के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। तो देखो, लैंगिकता की बात की जाए यानी कि सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म हर क्षेत्र से प्रभावित होती है। यानी कि एक स्त्री या पुरुष, हालांकि चैप्टर में स्त्री की बात की जाएगी तो मैं इसलिए स्त्री बोलूँगा। एक स्त्री की कौन सी जाति है, वो कौन से वर्ग से जुड़ी हुई है, कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें ना उसकी अलग सोसाइटी वाली पहचान बनाती है। इसके अलावा ये ना लैंगिकता जो है, सेक्सुअलिटी जो है, वो ना बिल्कुल फिक्स नहीं होती, ये परिवर्तनीय होती है। और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी वजह से प्रभावित होती रहती है। और इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ें आपको पसंद है और क्या चीज़ों से आप नफरत करते हो। ये सारी चीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं और इसके पॉजिटिव और निगेटिव आयाम होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विविधताओं की। तो देखो, हमारी जितनी भी यौन इच्छाएं हैं और हमारी यौन इच्छाओं को आकार देने वाले हर एक जो चीज़ होती है,
यानी कि उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात तो हर एक व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन की भावना होती है। हर एक व्यक्ति ना किसी न किसी से आकर्षित होता है। तो जब वो आकर्षित होता है तो वो क्या चीज़ें देखकर किसी में आकर्षित हो रहा है। तो कह रहा है कि जो आकर्षण हो रहा है ये हमारी यौन इच्छाओं को आकार देता है और फिर दूसरे नंबर पर हम अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं। तो ऐसे में कोई बंदा किससे आकर्षित हो रहा है और उसे यौन संतुष्टि कैसे मिलती है, इसमें ना बहुत सारी विविधताएं हैं क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं और इसकी वजह से ना हर एक व्यक्ति की अलग अलग बेसिक नीड हो सकती है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कुछ और चीज़ें देखकर, कोई व्यक्ति किसी का शरीर देखकर, कोई व्यक्ति किसी की सुंदरता देखकर, कोई व्यक्ति किसी के बौद्धिक ज्ञान को देखकर और कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से आकर्षित हो सकता है और अलग अलग तरीके से ही उसे यौन संतुष्टि चाहिए भी होती है। तो सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि जो आकर्षण है, यानी कि जनरली ये फीलिंग है सोसाइटी में कि जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो महिला और पुरुषों के बीच में होता है। क्योंकि जो हमारी इच्छाएं वो प्रभावान होती हैं, आए दिन हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। तो वैसे तो आकर्षण किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में घटित हो सकता है, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो चलते चलते भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यौन आकर्षण ऐसा नहीं है कि एक महिला और पुरुष के बीच में ही हो, ये दो महिलाओं के बीच में भी हो सकता है, जिसे आज समलैंगिकता का मुद्दा उठाया जा रहा है। दो पुरुषों के बीच में भी आकर्षण हो सकता है, यानी कि आकर्षण में भी विविधताएं हैं। जनरली तो सोसाइटी ये कहती है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखें, किताब कह रही है आपसे कि आकर्षण दो स्त्रियों के बीच में भी हो सकता है, तभी तो वो सहेलियां बन रही हैं। दो पुरुषों के बीच में हो सकता है, तभी तो वो दोस्त बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम इसे डीपली अध्ययन करें तो हर जगह आकर्षण है। इच्छाओं के बहुत सारे रंग होते हैं। अब मुद्दा ये उठता है आपके अंदर कौन सी इच्छा है, और आपके अंदर जैसी इच्छा होगी आप वैसी ही चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे। तो मुद्दा ये उठता है कि आप किस प्रकार की इच्छाओं का एहसास करते हैं। आमतौर पर जब लोग सेक्स शब्द को सुनते हैं ना, तो उनका ये होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में जो शारीरिक संबंध होते हैं वही सेक्स है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि सेक्स के माध्यम से लोग वंश वृद्धि करते हैं, प्रजनन होती है, संतान होती है और ये दुनिया का जो अस्तित्व है वो चलता रहता है। लेकिन किताब ये भी कहती है कि सेक्स केवल ना प्रजनन के लिए नहीं किया जाता, केवल बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं किया जाता, बल्कि आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। सोचो ना, अगर विविधता नहीं होगी, इतनी सारी विभिन्नताएं नहीं होंगी तो दुनिया कैसी होगी। कह रहा है इमेजिनेशन करो कि अगर सरकार एक आदेश दे दे सारी महिलाएं पीली साड़ी पहनेंगी, अब पुरुष सिर्फ सफ़ेद कमीज और काली पतलून पहनेंगे, तो सोचो दुनिया कैसे हो जाएगी उबाऊ। इसलिए दुनिया में विविधता होनी चाहिए। तो दुनिया में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, दुनिया में इतनी सारी जो विविधता है, उसी की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है, हमारे सोचने के तरीके भी अलग अलग है, हमारी इच्छाएं भी अलग अलग हैं, हमारी संतुष्टि के कारक भी अलग अलग हैं। अब देखो, जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो सेक्सुअलिटी की बात करते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे किसी के दिमाग में प्रेम आ सकता है, यार सेक्सुअलिटी मतलब लव है। कुछ लोग इसे ना इच्छा समझ सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ना सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि यौगिक जो यौनिक आनंद हैं, उन यौनिक आनंदों को समझ सकते हैं। कुछ लोग लैंगिक झुकाव यानी कि एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति झुकाव होता है उसे देख सकते हैं। कुछ लोग इसे शर्म सोच सकते हैं, ये क्या बोल रहा है। कुछ लोग इसे पाबंदी सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे दर्द सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे यौन हिंसा सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे बलात्कार सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे संकोच सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे सोसाइटी में प्रतिबंध सोच सकते हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स आते हैं जब हम सेक्सुअलिटी शब्द के बारे में सोचते हैं। यानी कि जब भी आप सेक्सुअलिटी या लैंगिकता शब्द के बारे में सोचोगे तो आपको इतने सारे शब्द अपने आप ही आसपास घूमने लग जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि लैंगिकता सकारात्मक भी है और लैंगिकता नकारात्मक भी है। सकारात्मक पहलुओं की बात की जाए तो जो समाज हमें समर्थन दे रहा है वो हम कह लेते हैं सकारात्मक है, लेकिन जिन चीज़ों को समाज हमें समर्थन नहीं दे रहा है, समाज प्रतिबंध लगा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नकारात्मक हैं। जबकि चीज़ें उल्टी होती हैं। जैसा कि सेक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा किए जाएं, इसमें इच्छाएं भी हो सकती हैं और आनंद भी होता है, लेकिन समाज इस चीज़ पर चर्चा नहीं करता। कह रहा है लैंगिकता के संबंध में जब भी बात की जाती है, सेक्सुअलिटी के संबंध में जब भी बात की जाती है, तो ये बातें दर्द से शुरू होती हैं और हिंसा पर शुरू होती हैं। आए दिन भाषण दिए जाते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी कि हमेशा एक निगेटिविटी ही फैलाई जाती है। कह रहा है लैंगिकता के सकारात्मक पहलुओं की बात की जाए तो लैंगिकता के सकारात्मक पहलुओं में चीज़ें आनंदप्रायी होती हैं, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य होता है, आनंद का प्रदान करना और आनंद को प्राप्त करना। आगे अगर बात की जाए, जैसे कि एक बहुत बड़ी राइटर हैं गायला रूबिन। गायला रूबिन कहती हैं कुछ लोगों के लिए लैंगिकता एक गैर महत्वपूर्ण विषय लगता है।
उन्हें लगता है यार ये जो सेक्सुअलिटी और जेंडर पे लोग वाग चर्चा करते हैं बकवास सी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे ही बड़े बड़े मुद्दे समाज में हैं, जैसे कि पॉवर्टी यानी कि निर्धनता, युद्ध, बीमारी, प्रजातिवाद, अकाल, नाभिकीय विनाश। ऐसे बहुत ज़बरदस्त समस्याएं हैं इस दुनिया में। ऐसे में इन समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। ये क्या ओछे किस्म की जो समस्या है, आप सेक्सुअलिटी और जेंडर इन सब के मुद्दे को उठा रहे हो। तो ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, ऐसा गायला रूबिन लिखती हैं। लेकिन ना समाज में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है ना, वो जेंडर है, वो सेक्सुअलिटी है। इसलिए ये मुद्दा वर्तमान में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा मुद्दा उठ चुका है कि आखिर क्यों आधी आबादी को बिना अधिकारों के रहना पड़ता है। तो कह रहा है जो ये सेक्सुअलिटी है वो परिवर्तनीय है, क्योंकि हमारे खाने पीने की आदतों की तरह लैंगिकता भी क्या होती है, तरल होती है, ये परिवर्तित होती है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से ये बदलती रहती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। ज़िंदगी में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। आज आपको कोई और चीज़ पसंद है, कल आपको कोई और चीज़ पसंद होगी। तो पहली बात तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए लैंगिकता से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताओ, तो सबसे पहले आप लैंगिकता की परिभाषा दोगे। फिर इसकी विशेषताओं में बताओगे कि लैंगिकता विविधता में होती है, क्योंकि जो आकर्षण होता है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है। फिर इसमें दर्द भी होता है और आनंद भी होता है। फिर आप बताओगे लैंगिकता परिवर्तनीय होती है। फिर बताओगे लैंगिकता समाज रूप से क्या होती है, निर्मित होती है। तो देखो, हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, कौन क्या खा सकता है, हम क्यों खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी बनाती है। क्योंकि देखिए, आपका जन्म किस जाति के व्यक्ति, किस जाति के वर्ग में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, तो आप वही आसपास की चीज़ों को ही खाओगे। जो चीज़ें आपका परिवार खाएगा, जो चीज़ें आपके मित्र खाएंगे, वही चीज़ें खाओगे, और जो चीज़ें वो नहीं खाएंगे वो चीज़ें आप बायकॉट करोगे। तो जिस प्रकार से हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, कौन क्या खा सकता है, हम क्यों खाते हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। तो इसी प्रकार से जो लैंगिकता है ना, ये भी समाज से निर्मित होती है, ये भी जाति धर्म भाषाओं से निर्मित होती है। कौन कब क्या कैसे क्यों करेगा, ये सारी चीज़ें सोसाइटी सेट कर देती है। जैसे लैंगिकता के बारे में सोसाइटी क्या करती है कि आप किसके साथ संबंध बना सकते हैं। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किसके साथ संबंध बना सकते हैं, सोसाइटी खुद ढूंढेगी आपके लिए कि आप किसके साथ संबंध बनाइए। तो देखो, किसे इच्छा का अनुभव नहीं होता। हर किसी बंदे की एक इच्छा होती है, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो। और समाज का ये मानना है कि इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए बनी हुई हैं। यानी कि जो यौन इच्छाएं हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि समाज गतिशील रहे, प्रजनन होता रहे, बच्चे होते रहें, बस इसलिए। तो ऐसे लोग जो प्रजनन करने की उम्र सीमा से बाहर हैं, यानी कि जिनकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें अलैंगिक मान लिया जाता है, असेक्सुअल मान लिया जाता है, उन्हें समाज से दरकिनार कर दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना हो, अगर कोई बुजुर्ग शादी कर ले, 50-55 साल की औरत या 50-55 साल का आदमी अगर शादी कर ले, तो ये समाज उसे बुरी नज़रों से देखता है। जबकि कोई ज़रूरी नहीं है प्रजनन के लिए भी शादी कर रहे हो, उनकी अपनी इच्छाएं हैं भाई। तो ये सोसाइटी ना कुछ चीज़ों को सेटल कर देती है बस। उसे अगर चला रहे हो तो सोसाइटी आपको अपना मानेगी, उसका विरोध कर रहे हो तो आपको सोसाइटी से बाहर मान लिया जाएगा। तो ऐसे लोग जो प्रजनन की उम्र सीमा से बाहर हैं, उन्हें असेक्सुअल मान लिया जाता है। उनकी यौन इच्छाओं को अस्वीकार कर देता है ये समाज। प्रजनन के ये तर्क जो है वो प्रजनन से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो यौन इच्छाएं हैं वो सिर्फ प्रजनन के लिए हैं। इच्छा को अनुभव करने के बारे में ये माना जाता है कि उसका अनुभव एक पुरुष और स्त्री के बीच में होना चाहिए। अगर ये पुरुष और स्त्री एक ही जाति, एक वर्ग, एक धर्म के होंगे तो ये माना अच्छा जाएगा। लेकिन वही पुरुष वही स्त्री अलग जाति अलग धर्म का अगर विवाह करता है, यौन संबंध बनाता है, तो उसे ये समाज क्या करता है, इसे निगेटिव दृष्टिकोण दे देता है। तो यानी कि लैंगिकता में किसके साथ आप रिलेशनशिप रखेंगे ये भी तय कौन करेगा, समाज। दूसरी बात यह है कि आप अपनी यौन इच्छाओं को पूर्ण रूप कब दोगे, विवाह के बाद। विवाह की संस्था के बाहर बनाए गए जितने भी संबंध होते हैं ये स्वीकार नहीं किए जाते, इन्हें आदर की नज़रों से नहीं देखा जाता। इसके अलावा रिलेशनशिप कहाँ बननी चाहिए, तो बेडरूम में बननी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, प्राइवेसी है। जैसे कि यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है कि सार्वजनिक अभद्रता के लिए मुंबई, और इस होटल में जब उसने रेड मारी तो वहाँ पर 40 कपल्स को इसने क्या करा, गिरफ्तार कर लिया। कह रहा है एक अत्यंत विचित्र घटना है जिसमें मुंबई पुलिस पता क्या करती है, एक अक्सा इलाके में एक होटल होता है, उस होटल में वो क्या छापा मारती है और वहाँ पर वो ना 40 कपल्स को गिरफ्तार करती है। और ये कहती है कि ये सार्वजनिक रूप से अभद्रता फैला रहे हैं। हालांकि आज तो इसके लिए क्या बन चुका है, अधिकार कानून बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दे पहले ना सुर्खियों में छाए रहते थे। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके माता पिता को बुलाया गया और उनके ऊपर 1200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अब मान लीजिए उन लोगों पर क्या बीती होगी, सोसाइटी में क्या हुआ होगा, उनके साथ निरादर किया गया होगा। तो ऐसी तमाम घटनाएं हमारे समाज में चलती जा रही हैं।
जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अब तक हमने बात करी कि समाज ये कह रहा है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, आप कब रिलेशनशिप बना सकते हो, आप कहाँ रिलेशनशिप बना सकते हो। अब बात आती है कि ये है क्या, यानी कि यौन इच्छा को किस प्रकार से महसूस किया जाए। तो कहता है कि केवल उसी सेक्स को सामान्य समझा जाता है जो दो अलग अलग लिंग वालों के बीच में घटित होता है, यानी कि सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में ही शारीरिक संबंध बन सकते हैं। एक स्त्री स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकती और एक पुरुष पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता है तो समाज उसे स्वीकृति नहीं देगा। और आखिर क्यों सेक्स क्यों किया जाए, तो सेक्स की अनुमति क्यों देती है सोसाइटी, तो सेक्स की अनुमति इसलिए देती है ताकि वंश वृद्धि हो, संतान वृद्धि हो और प्रजनन क्रियाएं लगातार चलती रहें, ताकि ये दुनिया चलायमान रहे। जो बंदा आनंद के लिए ना सेक्स करता होगा उसे अय्याशी माना जाता है कि ये तो अय्याश है। तो इस प्रकार से सोसाइटी ने ना जो ये हमारे शारीरिक संबंध होते हैं उसे निर्धारित कर रखा है कि किस प्रकार से इन शारीरिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ों को शासित करने की प्रयास करती हैं। समाज के कुछ वर्ग ने समाज के बहुत बड़े वर्ग को ना शासित कर रखा है इनडायरेक्टली वे में, जो हमें दिखाई नहीं देता कि कौन कैसे कब क्यों अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अब ये भी क्या समाज से पूछने की जरूरत है, क्या एक व्यक्ति को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं कि वो अपने बारे में निर्णय ले सके। जो बंदा इन मानकों को तोड़ रहा है ना, जो बंदा सोसाइटी के नियमों को तोड़ रहा है, सोसाइटी में ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं फिर चल रही हैं, सोसाइटी में दंडित किया जा रहा है, समलैंगिक पुरुषों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बुजुर्गों का उपहास उड़ाया जा रहा है, लैंगिकता पर भारी पहरे लगाए जाते हैं, ऐसा करने वाली महिलाओं को फुअड़ बताया जाता है, उन्हें समाज के लायक नहीं माना जाता, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा दी जाती हैं। आगे चैप्टर में भोजन और लैंगिकता में अंतर बताया गया। जिस प्रकार से भोजन में बहुत सारी विविधताएं होती हैं उसी प्रकार से लैंगिकता में भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। लेकिन जो यौन इच्छाएं होती हैं सामाजिक मानकों से अलग हैं और मनुष्य को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं अगर कोई बंदा इससे अलग चीज करता है तो। जबकि जो सेक्सुअलिटी है इस जीवन का एक पहलू है। कह रहा है WHO ये कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि जो सेक्सुअलिटी है वो हमारे जीवन का एक विशेष पहलू है और ये हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चलने फिरने का तरीका हो, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहे हो, हर जगह आपको सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे जब आप शिक्षा की बात करते हो तो 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ दिया जाता है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद लड़कियों को क्या करा जाता है, स्कूल से निकाल लिया जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि प्राइमरी के बाद वाले जो विद्यालय हैं, यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के विद्यालय हैं, वो गांव से बहुत दूर स्थित होते हैं। परिणामतः पता है क्या होता है, परिणामतः ये होता है कि लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता और ये एक जेंडर संबंधित मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है सिर्फ ये जेंडर संबंधित मुद्दा है, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा सेक्सुअलिटी का भी है। जब आप बात करेंगे, जब आप सर्वे करेंगे स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं के माता पिता से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि विद्यालय गांव से बहुत दूर हैं, इसलिए उन्हें डर है कि विद्यालय आते जाते समय रास्ते में उनकी बच्चों के साथ कुछ अलग घटना ना घट जाए। और ये घटना का मतलब होता है यौन हिंसा। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी लड़कियों को स्वतंत्रता मिल गई तो अपनी लैंगिकता का उपभोग ना करने लग जाएं। तो उन्हें डर ये नहीं है कि दूर है स्कूल, लड़कों को तो भेज दिया जाता है। उन्हें डर ये है कि जो उनकी लड़की की सेक्सुअलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो जाए। दूसरी बात है चलना फिरना। महिलाओं को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। बहुत सारे जो हॉस्टल्स होते हैं लड़कियों के, उन्हें रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे में कई बार बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे कि एक आंदोलन चला था पिंजड़ा तोड़ आंदोलन, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हॉस्टल नहीं बल्कि ये जेल खाना है, ये एक पिंजड़ा है जिसमें लड़कियों को क्या करा जाता है, एक तरीके से कैद कर लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी रियलिटी है तो वो यही है कि उनकी क्या करता जाता है, सुरक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा का बहाना देने के लिए ऐसा रखा जाता है। इवन चिकित्सकों द्वारा इलाज शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिन्हें गुप्त अंग कहा जाता है। तो लड़के से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन अंगों के संबंध में बात करते समय शर्म करेंगी। इसलिए जब इस प्रकार की कोई समस्या होती है, इस प्रकार की यौन समस्या होती है, तो डॉक्टरों के सामने जब जाया जाता है तो ऐसे मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं, बल्कि अलग अलग भाषाओं में उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जो समस्या है वो समस्या है ही, तो इतनी हिचक क्यों। तो ये चैप्टर ना एक तरीके से जो समाज की मेंटलिटी है उसे बदलना चाहता है, इसलिए वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है कि इवन जो आज तक हुआ वो एक अलग चीज़ है, कम से कम आप लोग पढ़ लिख कर समाज में एक नई नींव रखें। इसलिए पूरी की पूरी किताब ना आपको जेंडर संबंधित मुद्दों को बताएगी। आखिर सोसाइटी में मुद्दे क्यों प्रचलित हैं, क्या इनके पीछे कोई तर्क है, क्या ये चीज़ें सही नहीं कह रहा। तो मुख्य धारा अगर हम सोसाइटी की देखें तो समाज सोसाइटी ये कह रही है एक और पुरुष और एक स्त्री के बीच में संबंध बनने चाहिए, यानी कि दो पुरुष और दो स्त्री एक जैसे संबंध नहीं बना सकते। संबंध विवाह के दायरे के भीतर होने चाहिए, यानी कि विवाह के बाहर संबंध नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच में होने चाहिए जो एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही वर्ग के हों। अगर इससे बाहर कोई बंदा जा रहा है तो उसे समाज में
एक भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि इस समय मुद्दा उठ रहा है समलैंगिक विवाहों का। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एक स्टडी दी है। दक्षिण 24 परगना की अगर बात की जाए तो दो किशोर समलैंगिक लड़कियां थीं, यानी कि दो लड़कियां थीं। उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उन्होंने पता आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि उन्हें ये चिंता थी कि समाज उन्हें कभी भी स्वीकारेगा नहीं। इनमें से एक लड़की लड़के जैसा एक्ट करती थी और एक लड़की लड़की की तरह एक्ट करती थी। पुलिस ने देखा कि दोनों ने जहर खा लिया है और दोनों एक साथ मरे, इसलिए वो हाथ पकड़कर लेट गईं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रियलिटी ऐसी नहीं होगी। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो, कि समाज उन्हें मान्यता नहीं देगा, और हो सकता है वो अपने संबंधों के प्रति हों। तो ऐसे ही केस स्टडी कहती है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी रोज न्यूज़पेपर्स में भरी होती हैं। तो इस प्रकार से ये घटना बताती है कि समाज पुरुष और स्त्री के बीच के संबंधों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के संबंधों को कभी भी समर्थन नहीं देता। इवन अगर पुरुष और स्त्री अपनी जाति से बाहर जाकर विवाह करते हैं तो उन्हें भी गंभीर उत्पीड़न दिया जाता है। जैसे कि गायला रूबिन लिखती भी हैं कि समाज में ना दो सर्किल बनाए गए हैं। एक सर्किल ऐसा बनाया गया है जो सिर्फ ऐसे यौन कार्यों को प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे यौन कार्यों को स्वीकारता देता है जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और जो लोग इनके बाहर जाता है तो उन लोगों को दंडित किया जाता है। तो समलैंगिकता जो है इसे समाज के निम्न दायरे में रखा गया है। जो बंदा इसके लिए जाता है उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर दंडित किया जाता है, ऑनर किलिंग तक कर दी जाती है। एक लड़के और एक लड़की की शादी उसकी जाति और धर्म के हिसाब से होती है, तभी उसी कम्युनिटी में उसे आदर मिलेगा। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता है तो कई बार ऑनर किलिंग तक, यानी कि उन्हें मार तक दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सेक्सुअलिटी को परिभाषित कीजिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। लैंगिक श्रेणी तंत्र क्या है, इसका भी उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब यहाँ से लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का बनता है, समान यौन इच्छाएं क्या हैं। तो देखो, समान लिंग वाले लोग जब अपने यौन संबंध बनाना चाहते हैं तो समान यौन इच्छाएं हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है, एक पुरुष से विवाह कर सकता है, यानी कि अपने ही लिंग के प्रति आकर्षण समान यौन इच्छाएं कहलाती हैं। तो जिसके अंतर्गत पुरुष और महिला अपने ही लिंग के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं वो समान इच्छाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है या फिर एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होता है तो ये समान इच्छाएं होंगी। लेकिन ऐसे मुद्दों पर समाज क्या करता है? तो ऐसे मुद्दों पर मौन व्याप्त हो जाता है, यानी कि चुप्पी साध ली जाती है। ऐसे मुद्दों के बारे में ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी ऐसी इच्छाओं के बारे में अपने सबसे करीबी दोस्त से भी बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि इस प्रकार के संबंध जो है वो अलग अलग लिंग के बीच में बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में। अगर ये चीज़ हो रही है तो सोसाइटी के बाहर है। इसके अलावा पारिवारिक हिंसा, जब समलैंगिकता के बारे में पता चलता है तो इसकी शुरुआत हिंसा से होती है। घरों में माता पिता ऐसी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे के बारे में ना किसी को पता ना चले, क्योंकि इससे उनके माता पिता को लगता है कि हमारी भी बेइज्जती हो रही है। शैक्षिक संस्थाएं, पाठ्य पुस्तकों में ऐसे संबंधों का कहीं उल्लेख नहीं है। कार्यस्थल, इवन जितने भी ज़्यादा वर्किंग प्लेस हैं वहाँ पर अपने ही लिंग वाले साथी को परिवार की तरह प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर सोसाइटी ना उसे वहाँ पर रखती नहीं, उसे काम देगी नहीं। आगे चैप्टर में बताया गया है कि एक अच्छी महिला कौन सी होगी और एक गंदी महिला कौन सी होगी। तो सामाजिक मानकों के हिसाब से दो तरीके की महिलाएं होती हैं, एक अच्छी महिलाएं और एक खराब महिलाएं। यहीं पर आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिससे मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है एक महिला एक अच्छी पुत्री होगी, एक अच्छी पत्नी होगी, एक अच्छी माँ होगी, एक अच्छी बहन होगी। अच्छे और खराब की परिभाषा आखिर है क्या? क्यों हर महिला खराब महिला होने से भयभीत होती है? एक अच्छी महिला क्या करती है? वो समाज के उन सभी नियमों का पालन करती है जो समाज ने उसके लिए बनाए हैं। वो वही कपड़े पहनेगी जो समाज उस उपयुक्त मानता है। वह सभी लोगों के भोजन करने के बाद ही भोजन करेगी। वो हर किसी की बात सुनती रहेगी। वो अपनी चिंता किए बिना लोगों की देखभाल करती रहेगी। यही गुण है मातृत्व के। जब उसकी पति की इच्छा होगी तो उसके साथ यौन संबंध बनाएगी, तो वो क्या है? अच्छी महिला है। लेकिन जो सामाजिक मानकों के हिसाब से नहीं चलेगी वो खराब महिला है। जो अपनी पसंद के काम करेगी वो खराब महिला है। जो अपनी मनपसंद के कपड़े पहनेगी वो खराब महिला है। भूख लगने पर खाना खा लेगी तो खराब महिला है। जबकि ये तो कार्य करने की सुनता है। इवन वो अपने यौन संबंध समाज के नियमों के हिसाब से नहीं बनाएगी तो वो क्या है? खराब महिला है। तो भाई, क्या है अच्छा और क्या है खराब, ये सामान्य तय कर दिया है। आगे चैप्टर में यौन सुख और सशक्तिकरण की बात की गई है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, क्या केवल पुरुषों को ये अधिकार है कि वो अपनी यौन इच्छाओं की प्राप्ति कर सके? क्या महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी यौन इच्छाओं की प्राप्ति कर सकें? तो इस बात के बहुत जटिल कारण हैं क्यों नारीवादी समेत आज बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअलिटी को लेकर मांगे उठा रही हैं। उनका रीज़न यही है कि समाज की आधी आबादी ऐसी है जिसकी फीलिंग और इमोशंस पर ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाएं अपनी माता द्वारा इस बात के लिए समाजीकृत कर दी जाती हैं कि वो अपने कपड़ों को बहुत साधारण रखें, यानी कि एक माँ अपनी बेटी को इस तरीके से तैयार करती है कि वो क्या करे, वो अपने कपड़ों को बहुत साधारण रखे, अपनी पैंट ऊपर करके पहने, अपने शरीर को अजनबियों से दूर रखें। ऐसी महिलाएं जब अपने यौन आवेगों को अनुभव हासिल करती हैं तो उसे खतरनाक माना जाता है,
ये माना जाता है उन्हें अपनी फीलिंग्स दबा कर रखनी चाहिए। उन्हें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कह दिया जाता है। इसी कारण ना उन्हें सुरक्षित दायरे से बाहर कार्य करने वाली महिला मान लिया जाता है। महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी होती है, महिलाओं की जो लैंगिकता होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए समाज ने तरह-तरह के नियम बनाए हैं। और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसके भीषण परिणाम होते हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर मार-काट तक हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर एक केस स्टडी बताई गई है कि जेंडर और लैंगिकता के बीच में अंतर बताया गया है कि जब यहाँ पर एक स्त्री से कोई चीज़ पूछी जाए तो एक स्त्री को हमेशा क्या करनी चाहिए, ना कहनी चाहिए, ये उसे सिखाया जाता है। तो इसी वजह से ना समाज की ये धारणा बन जाती है कि एक स्त्री जब ना कहती है तो उसमें भी, उस ना में भी हाँ होती है। और जब एक स्त्री हाँ ही कह देती है डायरेक्ट किसी पुरुष से, तो ये मान लिया जाता है वो करेक्टर लेस है, यानी कि एक स्त्री को ना ही कहना चाहिए। आखिर क्यों? यानी कि स्त्री का भी मन है तो भी वो ना ही कहे, क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट हाँ कह दी तो क्या होगा, उसे कैरेक्टरलेस मान लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर वो ना कहती है तो उस ना का मतलब ही क्या है? अगर वो मान लो सही में ही ना कह रही है तो समाज उसे झिड़क देता है। समाज कहता है चल, तो ऐसा थोड़ी चलता है। और ना कहे तो भी दिक्कत और हाँ कहे तो भी दिक्कत। आखिर ऐसी क्यों है इस समाज की विचारधारा? अंततः हम ये कह सकते हैं कि आज लैंगिक सशक्तिकरण की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि कोई व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं की खुशी के बारे में सोचने का उसे हक है। यानी कि सेक्सुअलिटी को क्यों बढ़ावा दिया जाए? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं की खुशी को सोचने के बारे में उसकी खुद की योग्यताएँ हैं। उसको खुद होना चाहिए कि मुझे अपनी यौन इच्छाओं को किसके साथ बाँटना है। इतना ही नहीं, इस संदर्भ में सेक्सुअलिटी की भूमिका को भी समझना होगा। महिलाओं का दमन क्यों और किस प्रकार से किया जा रहा है? अधिकारों को हासिल करने के लिए लैंगिकता संबंधी जो बाधाएँ हैं, हमें उसकी पहचान करनी चाहिए और उससे निपटने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे की तरफ होने वाली जो अभिवृत्तियाँ हैं, उन पर सवाल उठाने चाहिए और कम्युनिटी को सशक्त बनाना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा काम कर सकता है, वो है अवेयरनेस, वो है एजुकेशन। इसलिए आपको इस किताब के माध्यम से एक अलग टाइप की एजुकेशन दी जा रही है, जिस एजुकेशन के बारे में बात करते समय हमारा समाज क्या करता है, शर्म से भयभीत हो जाता है। तो सेक्सुअलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें सेक्सुअलिटी को प्रभावित कर रही हैं, क्या सेक्सुअलिटी और सेक्स में अंतर है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें हमें बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।